अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। वफाकी बजट 2017 इस हुकूमती टेन्योर का 5वां और आखिरी बजट हमने देखा कि 26 मई को यानी कि इलेक्शन बजट जो है वो पेश किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर इसहाक डार साहब ने नेशनल असेंबली में ये बजट पेश किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ। और काफी स्पेकुलेशंस जो थी इसके बाद ये हमने देखा कि पिछले हफ्ते 26 मई को राइट बिफोर ठीक रमजान करीम की आमद से पहले वफाकी बजट 2017 का ऐलान किया गया। अब अगर इस पे बात की जाए तो जाहिर है जब से ये बजट रिवील किया गया है उसके बाद से तमाम स्टेक होल्डर्स यानी कि पार्लिमानी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सनतकार हैं, अवाम इटसेल्फ है, जिनके ऊपर ये तमाम जो बजट है और बजटरी मेजर्स हैं एट द एंड ऑफ द डे उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस बजट पे नजरसानी कर रहे हैं, इस बजट पे गौर फिक्र भी की जा रही है। बजट का टोटल आउटले अगर वहां से पूरी बात का आगाज किया जाए और कुछ सीधा पॉइंटर्स की बात की जाए तो रुपीज 4.75 ट्रिलियन का पूरे बजट का आउटले है। इसके अंदर से जो टैक्स एहदाफ सेट किया गया है वो रुपीज 4.33 ट्रिलियन है, जिसके अंदर से 4.01 ट्रिलियन जो है वो एफबीआर की जिम्मेदारी है कलेक्शन के हवाले से। और सूबों का शेयर भी हमने देखा कि रिलेटिवली इस दफा बढ़ाकर रुपीज 2121 बिलियन जो कि पिछले बजट में था उसे बढ़ाकर अब रुपीज 2384 बिलियन किया गया है। ये तमाम चीजें सामने आई हैं। साथ में अगर कुछ सेक्टर्स की बात करें, वाज़ेह तौर पे कुछ ऐसे सेक्टर्स नजर आते हैं जहां पर हुकूमती इंसेंटिव दिए गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है, हमारे ज़रई शोबे को बेहद मराद दी गई है। साथ साथ तरक्याती जो बजट है उसका आउटले जो बताया जा रहा है इस दफा रिकॉर्ड इजाफा इसमें किया गया है। रुपीज 1.001 ट्रिलियन की इस दफा तरक्याती बजट की एलोकेशन है। और एक बार फिर हुकूमत ने अपना 2018 तक लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा करने का और 10,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड में ऐड करने का जो स्लोगन है वो भी इस बजट में दोहराया है। मिनिमम सैलरीज रुपीज 15,000 पर मुख्तस की गई हैं। 10 साल हाईएस्ट ग्रोथ रिकॉर्ड हमने अचीव किया है जो कि 5.3% पर है। लेकिन ये बात भी याद रहे कि नंदलेस ये टारगेट जो है वो मिस किया गया था। जो टारगेट सेट था उसको मिस करते हुए भी नंदलेस हमने 5.3% का ग्रोथ रेट इस दफा अचीव किया है जो कि 10 साल का हाईएस्ट ग्रोथ रेट है। और आइंदा माली साल के लिए इसको 6% पर सेट किया जा रहा है, जबकि रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट हमारी मौजूदा जो आबादी है उसको केटर करने के लिए 7% या 7% की जरूरत है। इन तमाम उमूर पर रोशनी डालेंगे बजट के हवाले से और बात ये करेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे जो अवाम पर ये तमाम चीजें या बजट के तमाम नुकात अप्लाई होने जा रहे हैं, अवाम के क्या इसके ऊपर सेंटिमेंट्स होंगे और अवाम के ऊपर एट द एंड ऑफ द डे क्या वाकई हकीकी मायनों में जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो कि बजट से किसी भी अच्छे बजट से आइडियल बजट से अप्लाई होना चाहिए वो हो पाएगा या नहीं। मेरे साथ इस डिस्कशन में नीड ऑफ द आवर डिस्कशन में मिस्टर इश्तियाक बेग मौजूद है, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। इश्तियाक बेग साहब से जो इस पूरी बात का एक बिजनेस पर्सपेक्टिव है वो भी जानेंगे। जनरली भी जो स्टेक होल्डर्स है, एफपीसीसीआई इज एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, उसकी बात भी जानेंगे कि वो बजट से अब क्या आगे उम्मीद रख रहे हैं। मिस्टर हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तशरीफ फरमाए जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पैनल में, और उनसे जो एक अपोजिशन का व्यू पॉइंट है वो हासिल करेंगे कि बजट को क्या समझा जा रहा है और इसको इम्प्रोवाइज करना यकीनन जहां पर एक वफाक की जिम्मेदारी है वहां पर सूबों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सूबों को जो एलोकेशन है वो इस दफा बढ़ा दी गई है और उसमें अच्छा खासा इजाफा किया गया है। तो अब सूबे अपनी जिम्मेदारी क्या अदा करेंगे या नहीं। अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ पैनल में मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं आप और आपसे पूरी बात का जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव वो जानेंगे। फोन लाइन पर हमारा साथ देंगे मिस्टर अब्दुल्ला यूसुफ, फॉर्मर चेयरमैन एफबीआर, और हमारे साथ होंगे सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी पीएमएलएन से, लिहाजा उनसे हुकूमती मौक़िफ़ भी इस हवाले से जानेंगे। वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द पैनलिस्ट जिन्होंने इस वक्त हमारे इस डिस्कशन को ब्रेस किया है, पैनल को ब्रेस किया है। इश्तियाक साहब आपसे आगाज करती हूँ बात का। आपने भी जाहिर है अपनी प्रपोजल सबमिट किए थे और अभी जहाँ तक मुझे पता है पोस्ट बजट आपके सेशंस भी चल रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, तो बताइएगा आप कैसा देख रहे हैं बजट को, कितने आपकी प्रपोजल उसमें आए हैं। जैसे आपको मालूम है कि एपेक्स बॉडी है जो कि एक ब्रिज है बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी, तो हमारी 4-6 महीने पहले से वर्किंग शुरू हो जाती है और हम अपनी तमाम एसोसिएशन से फीडबैक लेते हैं और एक किस्म का एक बजट बना के हम पेश करते हैं और मुलाकातें भी रहती हैं और हमको बताया जाता है कि किन सेक्टर्स के ऊपर जी हमारे रिजर्वेशंस हैं, किसमें क्या होना चाहिए। तो इस बार जो बजट आया है वो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी तमाम सिफारिशात जो थी उनको एक्सेप्ट किया गया है, मगर काफ़ियों पे उन्होंने हमको अकोमोडेट किया है। अब बजट के बारे में मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि एक बैलेंस बजट आया है जिसमें ज़राअत पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। इसकी 2 वजूहत हैं मुना। एक तो ये है कि लास्ट ईयर हमारी जो ज़राअत की जो परफॉर्मेंस आई थी वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी, और एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है
تو اس بار یہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دی گئی ہے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ زراعت کے اوپر اس وقت بہت زیادہ جہاں پہ توجہ دی گئی ہے وہاں پہ لونس وغیرہ کے لیے بھی ایک بڑا اماؤنٹ رکھا گیا ہے. 1 ٹریلین تو پی ڈی ایس پی کے اندر آپ بتا رہی ہیں, تقریباً 1 ٹریلین جو ہے وہ زراعت کے لیے دیا گیا ہے, جس کے اندر لون وغیرہ دیے جائیں گے چھوٹے کاشتکاروں کو. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بڑے کاشتکار تو بینکوں وغیرہ سے لون لے لیتے ہیں, ان کے پاس کلیٹرل ہوتا ہے, مگر چھوٹے کاشتکار جو ہوتے ہیں وہ بازاروں کے پاس کلیٹرل نہیں ہوتا. اسی طرح اس بار سبسڈی دی گئی ہے آپ کو, امپورٹڈ یوریا وغیرہ میں بھی دی گئی ہے اور دونوں چیزوں میں دی گئی ہے. تو ایک بہت پازیٹیو چیز ہے, کیونکہ جب ہماری زراعت اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی دوسرے سیکٹر بھی ہمارے اچھے جائیں گے, اور لاسٹ ٹائم مائنس کے اندر رہا تھا. اچھا سر, میں اس سے پہلے آپ آگے بڑھے, مجھے پلیز اس پہ اجازت دیجیے گا. زراعت کے شعبے پہ یوریا کی آپ نے جیسے بات کی, سبسڈی کی, پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا یہی سبسڈی دی گئی تھی یوریا پہ, فرٹیلائزرز کو انسینٹیوائز کیا گیا تھا, وہ کیوں نہیں اپلائی ہو پائی تھی, اور وہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ کیوں نہیں آ پائے؟ دیکھیے اتنے انسینٹیوز کسی وقت میں نہیں دیے گئے جتنے اس بار میں دیے گئے. اس بار آپ بجٹ کو غور سے دیکھیں تو سب سے زیادہ فوکس جو ہے, دا مور بجٹ از فوکسڈ آن, جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی شکایتیں کر رہے ہیں کہ جناب کیونکہ حکومت کا آخری بجٹ ہے اور نواز گورنمنٹ جو ہے ان کا ووٹ بینک جو ہے پنجاب ہے, اور پنجاب ہی زیادہ جو ہے کنٹریبیوٹ کرتا ہے ایگریکلچر کے اندر, تو اس وجہ سے جناب دی گئی ہیں, میں اس کو نہیں بائی کرتا, مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک اچھی توجہ ہے کیونکہ زراعت کو پرفارم کرنا چاہیے. اچھا, ہمارا یہ تھا کہ ہمارا زیادہ فوکس جو تھا وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں تھا, کیونکہ اس بار یہ ہوا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بہت گر گئی تھیں. تو فیڈریشن کی پوری کوشش یہ تھی کہ دیکھیے جی اس کو اریسٹ کیا جائے, جس طریقے سے یہ نیچے آ رہی ہیں 25 بلین سے ہم 20 بلین کے اوپر آ گئے ہیں, تو اس کو اریسٹ کرنا ہے. اس لیے ہم نے مینوفیکچرنگ کے اوپر بہت توجہ دینی ہے, کیونکہ ٹیکسٹائل ملز وغیرہ کافی بند ہو گئے ہیں اور اسی کے اندر آتے ہیں. اور دوسری الارمنگ چیز جو ہوئی ہے مونا, اس میں یہ ہوئی ہے کہ ہماری امپورٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یعنی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی $45 بلین سے زیادہ ہم نے وہ نہیں کیا, ایکسٹینڈ نہیں کیا, جو اس بار کیا ہوا کہ $45 بلین سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ, ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ آ گیا ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ 20 بلین ہماری ایکسپورٹ ہو گئی ہیں, اور 25 بلین کا ہمارا جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنا بڑا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں آیا جو اس بار اب ہمارے پاس آ گیا ہے. دوسری بات یہ ہوتی تھی, اکثر ہمارا ہوتا تھا 18 to 20 بلین ہوتا تھا, وہ ہم ریمیٹنسز سے کور کر لیتے تھے, ریمیٹنسز ہماری آتی تھی. اس بار ایک سیٹ بیک یہ بھی ہو رہا ہے کہ ریمیٹنسز بھی ڈاؤن ورڈ ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے, اور وہ ریمیٹنسز جو 20 بلین وہ کراس کر گئی تھی اب وہ 19 اور 18 پہ آ رہی ہیں, کیونکہ جب آئل پرائسز کم ہوتے ہیں تو ہم ایک طرف خوش تو ضرور ہوتے ہیں کہ جی آئل پرائسز کم ہو گئے, مگر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ گلف کنٹریز ہیں جہاں پہ آئل پروڈیوس ہوتا ہے, انہوں نے کئی اپنے پروجیکٹ شیلف کر دیے, کیونکہ نیچرلی ان کے پاس انکم جو تھی وہ آدھی رہ گئی, اور انہوں نے کافی لوگوں کو واپس بھیج دیا, جس کی وجہ سے ان کا بجٹ بہت حد تک کٹ ڈاؤن ہو گیا. تو یہ ہماری پرابلمس آئی ہے. مگر اس بار جب میں, ہماری یہاں فیڈریشن میں ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے, اور مجھے سب سے زیادہ جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ امپورٹ اتنی کیوں بڑھی ہے. مگر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں, جیسے میں آپ کو بتلاؤں کہ گاڑیوں کی امپورٹ پہ 1.8 بلین ہم نے خرچ کیے ہیں. 1.8 بلین, ناٹ جسٹ امپورٹ آف دا کار, بٹ کار کے جو انجنس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کیے ہیں, جو بہت زیادہ ہیں, جو بہت زیادہ ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ تقریباً 700 ملین کے ہم نے کوئی ٹیلی فونس وغیرہ امپورٹ کر لیے ہیں. تیسری بڑی چیز جس نے مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا وہ یہ ہے کہ جہاں آئل ایک طرف کم ہوا ہے تو ہماری آئل کی کنزمپشن بڑھ گئی ہے, 40% ہماری کنزمپشن بڑھ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سستی ہوتی ہے تو ہم جناب کوئی زیادہ گاڑیاں چلانے لگے, گھومنے پھرنے لگے, جس سے 40% ہمارا کنزمپشن ہو گئی ہے. اور خدا نہ خواستہ مونا, اگر پرائزز دوبارہ اوپر چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ود دس کنزمپشن, جہاں پہ 40% کنزمپشن آپ کی بڑھ گئی ہے, وی ول ٹوٹلی کلیپس, کیونکہ ہم نے کوئی ایسا مارجن اپنے بجٹ میں نہیں رکھا. ہم نے پورا بجٹ جو اس وقت بنایا ہے وہ ہمارا کس کے اوپر ہے, 50, 55, 60 کے اوپر. مگر کسی وقت بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر 100 کو کراس کر جائیں, جو پہلے ہو چکے ہیں, اور ہماری پروڈکشن وہ کنزمپشن جو ہے بڑھ گئی ہے, تو وی ول بی ان سیریس ٹربل. واٹ آئی ایم بینگ ایبل ٹو پریڈکٹ کہ ہم نے کوئی بھی اس کے لیے پروویژن نہیں رکھا آپ کی نظر میں, کہ اگر پرائز بڑھتی ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں تو ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں. ایک سولوشن ہے, IMF کے بعد جانا پڑے گا, دوبارہ ناک کرنا پڑے گا. وہ ہم نے ان کو گڈ بائے کہا ہے. آئی ہوپ کہ ہم اس گڈ بائے کو ہر سینس میں مین کرتے ہو, وچ از ویری ریکوائرڈ. اچھا حلیم اعظم شیخ صاحب, آپ کی اس پہ کیا رائے ہوگی؟ بجٹ ظاہر ہے اپنی جگہ پر ہے,
सिंध से आपका ताल्लुक है, सिंध के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन जनरली वफाकी बजट कैसा दिखता है? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इश्तियाक भाई हैं, अतीक रहमान साहब हैं, हम लोग जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उस 90% रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो अवाम है, जो आपने इंट्रो दिया बड़ा जबरदस्त है ना, अल्फाज कैसा गोरख गंदा है कि अगर वो देखते रहे तो लगता है कि हम तो सब ख्वाबों की दुनिया में चले जाएं, कि शायद सारा मुल्क तो हमारा, हम शायद की दुनिया में चले तो जन्नत में चले गए। इन अल्फाज को हम देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, मेरे ख्याल सब कुछ ठीक है, लेकिन 90% लोग जो हम इस कौम के हैं उनकी नज़र में कुछ भी ठीक नहीं। आज ये है कि आज आपके आखिर में दो बातें आती हैं कि 15,000 रुपये सैलरी होगी और अगले साल जो है लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। ये बयान इनके 2013 से पहले भी थे, लेकिन आज मई 2017 में लोड शेडिंग कहीं 2013 से ज्यादा है। बिजली की किल्लत, आज लोग मर रहे हैं, लोग जला रहे हैं, आस में दरगाह के अंदर जला दिया लोगों ने शहर में, इस कराची में। नहीं मैं बता नहीं, देखिए मतलब क्या है, बेसिक चीज है ना, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं, मतलब अल्फाबेट से कुछ भी दे, बहुत सारी मुझे समझ नहीं आती। मैं आवाम का आदमी हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ क्या मुझे जो वादा किया गया था आखिरी बजट में, जो इलेक्शन बजट है, जो बड़ा जबरदस्त उन्होंने उसको रैप करके पेश किया है, लेकिन उस आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो बैरूनी कर्जे थे 61 अरब डॉलर से बढ़कर वो 71 अरब डॉलर हो चुके हैं शायद, जो बैरूनी कर्जे थे हमारे। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि उस वक्त आए, उन्होंने कहा कि जब सर्कुलर डेट्स पे कर रहे हैं, उसके अंदर एक पीछे कहानी थी उसकी, सर्कुलर डेट्स पे करने में, तो उसमें किक बैक से सब कुछ था। उस वक्त 480 अरब थे, आज दोबारा 400 अरब हो चुके हैं। आज हमारे सर्कुलर डेट्स में वहाँ जाके खड़े हो चुके हैं हमारे इदारे। हम कोई अल्टरनेटिव नहीं निकालेंगे, फर्नेस ऑयल से क्या होगा? निकालते हैं ना, 4 साल थे इनके पास, 5वें साल में आज तो दाखिल हो रहे हैं, निकाला जाता। इसका मतलब है कि जस्ट इन्होंने 5 साल बेवकूफ बनाया, आवाम को कुछ नहीं दिया। 15,000 में मैं कहता हूँ इसाकदार साहब उनकी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़े लोग उनके। मैं कहता हूँ 15,000 में वो 15 दिन का बजट बना के दे दें, जितनी महंगाई हो चुकी है, मुझे 15 दिन का बजट बना दें कि मजदूर अगर 15,000 में कैसे गुजार सकता है। बात यह कि जो 5 साल में हुआ, इसको बड़ा उन्होंने रैप करके पेशकश की, इसको उन्होंने कहा कि किसानों का बजट बना दो, लेकिन कुछ भी नहीं है। बातें कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, जितनी मतलब अच्छा इस पूरे 4 साल में बेनिफिट दिए गए बड़े लोगों को, इश्तियाक भाई जैसों को, फेडरेशन वालों को, इंडस्ट्रीज वालों को, लेकिन गरीब को क्या दिया गया? उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। उनको टैक्स की छूट दे दी, एमनेस्टीज आ गई, क्या कोई गरीब को कोई एमनेस्टी दी गई? गरीब के लिए कोई रास्ता खोला गया? इस बजट के अंदर मुझे बता दीजिए, 1,000 बढ़ा दिया, उसके ऊपर एक ही चीज है, ढोल बजा रहे हैं कि हमने 15,000 कर दी। मैं कहता हूँ डार साहब बराह करम एक छोटा सा बजट बना दीजिए, एक फैमिली का जिसके 2 बच्चे हो, 15,000 में गुजर नहीं है, जो कि आप ठीक है, मैं मानती हूँ आप अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक बना देना अच्छी बात है। मैं कहता हूँ शायद ना बताओ, शायद उसको बता देंगे कि तुम दाल बना लो, तुम ये ले लो, साबुन ये ले लो, घी ये ले लो, सुबह को आधी रोटी खाओ, रात को चावल खाओ, दिन में रोटी ना खाओ। कोई बराह करम एक बजट बना दीजिए 15,000 का, जिसमें 2 बच्चे और एक मियाँ बीवी के लिए, उसको भी जरूर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, लोगों के फाके हो रहे हैं, लोग खुदकशी कर रहे हैं, स्टील मिल बंद पड़ा हुआ है। आपने दूसरी तरफ तनख्वाहें बढ़ाने की बात की है, स्टील मिल में क्या 5 महीने में से 1 महीने की तनख्वाह देंगे? पिछले दिनों एक लेडी टीचर ने खुदकशी की है अपने बच्चों को छोड़ के तनख्वाह ना मिलने के ऊपर। पीआईए का इदारे तबाह होते जा रहे, बजट कैसे ठीक होगा? उसका सीईओ जो है वो ईसीएल के ऊपर है, रेलवे में। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मैं थोड़ा सा मैं टेक्निकली आपसे जाहिर है मैं रहनुमाई हासिल करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि ये तमाम जो पब्लिक सब सेक्टर एंटिटीज हैं खसारे में जा रही हैं, इनको प्राइवेटाइज कर देते ना, ये मसला ना होता। कम से कम आप इनकी मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज कर देते। यहाँ पर खसारा है, आई डोंट नो, मैं आई वांट टू हैव एवरीवन्स व्यू ऑन दिस। आप ही लोगों ने इसको रिफ्यूज किया था, आपके मैनिफेस्टो में प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ये खरीदेंगे। जैसे इन्होंने वो जो था एमसीबी प्राइवेटाइज नहीं किया, खरीदा इन्होंने। ये प्लान करके ये मंशा एंड कंपनी इनके सामने खड़े होंगे और यही चीजें इदारे इनके अपने लोग खरीदेंगे। यानी आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी पे शक था? अल्टीमेटली चूंकि देखें इनका ट्रैक ये रहा है, इनका ट्रैक ये रहा है, ये पहले उसको इदारों को तबाह करते हैं, भट्टा बिठाते हैं उसका, पीआई को तबाह कर देंगे, स्टील मिल को बंद कर देंगे, बाद में कहेंगे। देखिए ये बात आप देखिए पीएमएलएन का इश्तियाक भाई नुमाइंदे नहीं है आप तो फेडरेशन के नहीं, वो तो मैं कहता हूँ कि आप बात कर रहे हैं क्या ये प्राइवेटाइजेशन ये ज्यादती होगी कि हम हर चीज की जिम्मेदारी नून पे डाल दें। एक सेकंड, ये लग रहा है केयर टेकर में आपका नाम जाने वाला है, लग रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट में आपसे कोई बात करता है तो आप उसको पीएमएलएन में डाल देते हैं। दिस इज नॉट डन। पॉलिटिशियन अलीम, आई विल टेल यू वन थिंग, थोड़ा सा पीछे जाइए। पहले तो जो इदारे जो है
ये लॉस मेकिंग के अंदर आ रहे हैं। 400 बिलियन हम कर रहे हैं, किसने की है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इतने ज्यादा लोगों को भर्ती कर दिया। मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। बात ये छोटा सा एक सवाल आपसे पूछूं, ये स्टील मिल, जैसा कि आपको पता है मैं पीटीवी पे हूँ, मैं जरा खुल के नहीं बोल रहा कि जब बुलाएंगे नहीं बना मुझे, मेरा मतलब ये है मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान स्टील जो है वो किसके दौर में बंद पड़ी है? जिनकी स्टील मिल्स गल्फ में भी कामयाब गई, जिनकी स्टील मिल्स जो है सऊदी अरब में भी कामयाब गई, चल रही है। और आज ये पाकिस्तान की स्टील नहीं चल पाई। ओवर स्टाफ करते यहाँ पे पॉलिटिकल लोगों ने इतनी ज्यादा पीआईए के साथ क्या हुआ? ओवर स्टाफ है। देखिए आप तो स्टील मेरी इतना ज्यादा डाल दिया गया। लीड कर रही है। हाँ, मेरी एक फैक्ट्री 1000 लोग हैं, मैं 5000 रख लूंगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। अलमिया देखिए, पीआईए का जो सीईओ है उसका ईसीएल पे नाम आ गया। दूसरी आप अभी मुझे एक चीज बतलाएं, सिर्फ एक चीज, कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, एनर्जी की प्रॉब्लम इस दौरे हुकूमत में हुई है? देखिए, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं इस वक्त 12-12 घंटे हमारी इंडस्ट्री बंद रहती थी। मुशर्रफ साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी इसकी तरफ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसने कोई तवज्जो नहीं दी। दूसरी नहीं एनर्जी ठीक है, क्या कराची में लोग मर रहे हैं। नहीं, मैं एनर्जी लोग बेचारे लोड शेडिंग में कमी आई है, लोड शेडिंग कमी आई है। एक चीज बताऊं, देखिए हाँ, लोड शेडिंग में बहुत कमी आई है, मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलिए पथराव ना हो जाए बाहर आते लोग बड़े तंग हैं बिजली से। सेशन एक ब्रेनस्टॉर्म सेशन पे वापस आते हैं। इकोनॉमिक्स का जो पर्सपेक्टिव है, जो न्यूट्रल है, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है, और जाहिर है इश्तियाक साहब का भी नहीं है, वो भी जानते हैं कि ये तमाम बातें हैं, तो क्या इसकी वजह है और कैसे ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। बजट 2017-18 इनको किस तरह से एम कर रहा है? प्रोग्राम देखते रहिएगा। खुदाए बुजुर्गों पर सर पर यकीन रखने वालों के लिए रब्बुल आलमीन की जानिब से रहमतों और बरकतों का खास तोहफा। इस माह मुकद्दस में ईमान वालों के लिए रहमत है और मग़फ़िरत, और जहन्नुम की आग से निजात का पैगाम भी। माह मुबारक के दौरान शान रबूबियत, मेराज मोमिन और इस्लामी इक़दार का गुलदस्ता लिए पुरनूर महफिल सजाने हम ला रहे हैं खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन बज़्म रमजान। बज़्म रमजान में आपको मिलेंगी तजल्लियात और फ़ज़ाइल रमजान, दिल को छू लेने वाली आवाज में तिलावत कलाम पाक, हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान से मुतल्लिक मजहबी, तिब्बी मसाइल और सकाफती इक़दार पर बात करने के लिए मुल्क की नामवर दीनी और समाजी शख्सियात को दावत दी जाएगी। बात होगी दुनिया भर में रमजान की शानदार और दिलचस्प रिवायात। बात होगी मजेदार इफ्तार बनाने की तरकीबों की लाइव किचन में। बज़्म रमजान खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रोजाना शाम 5:30 से रात 8 बजे तक, सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक टू डिस्कशन। वहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। नतीकुर रहमान साहब, बताइएगा, तमाम मसाइल तो यकीनन अपनी जगह मौजूद हैं और उन्हीं का हल तलाश करना मेरा ख्याल है ये बात है। पॉइंट स्कोरिंग ना किसी को करनी चाहिए और ना होनी चाहिए, लेकिन जब जहां पर आप एक इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव इस पूरी बात का देख रहे हैं, बजट 2017-18 इसकी इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक वी शुड बेटर बी टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि फंडामेंटली थिंग्स लुक नाइस, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। फंडामेंटली भी बताइए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुन्ना आपका। मैं सुन रहा था अभी गुफ्तगू, और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी। देखिए, बिटर फैक्ट्स तो हैं, पहले मैं उनके पैरामीटर्स पे बात करूं, फिर मैं आता हूं कि इस बजट पे क्या है। बिल्कुल बात सही है कि कंट्री एक ट्रेड डेफिसिट से गुजर रहा है, इसका करंट अकाउंट डेफिसिट भी वाइड है, और इसके बोरिंग लेवल्स भी बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली हाई हो चुके हैं, और डेट सर्विसिंग भी एक प्रॉब्लम चल रहा है। ये सारी बातें ठीक है अपनी जगह, लेकिन जब बजट की बात आती है तो हम देखते हैं कि इस बजट में बहुत सारी बातें बहुत अच्छी भी हैं, और उसको हमें मानना चाहिए और कुछ भी मानना चाहिए कि देखिए, जो हम जब बजट की स्टडी करते हो, जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा हम बजट को स्टडी करेंगे तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स हमारे सामने आएंगे। अभी शुरुआत है, अभी एकदम से कुछ कहना, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज सामने आ रही है वो ये है
کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو الوکیشنز ہوئی ہیں نا وہ بڑی میسو ہیں. اور اشتیاق صاحب ایک بزنس مین ہے, مجھ سے ایگری کریں گے اس بات سے کہ یہ اتنی میسو ہیں کہ اس میں تمام ایلوکیشنز زیادہ تر ڈیولپمنٹ آف انفراسٹرکچر کی طرف دھیان دیا گیا اور انرجی کی وائلمنٹ کی طرف دھیان دیا گیا, انرجی کی پروڈکشن کی طرف دھیان دیا گیا. یہ سارے بیس کورز ہیں, پرابلمز ہیں ہمارے. دیکھیں ہمارے انفراسٹرکچر ماضی میں جس میں انرجی بھی شامل ہے بہت ڈیلیپیڈیٹڈ ہوا ہے. تمام سکسیسو گورنمنٹس کے تحت اور جتنی پریسیڈنٹی گورنمنٹس تھیں انہوں نے اس کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا, بالکل دھیان نہیں دیا. اب اگر ایک گورنمنٹ کی کو جہیز میں اتنے سارے پرابلم ملیں تو اب آپ بتائیے کہ اس کو دور کرنے میں اس کو ٹائم تو لگے گا نا. آپ کی اجازت سے جہیز کا ذکر ہوتا ہے دلہن کے 6 مہینے تک, یہ تو 5 سال ہو گئے جہیز چل رہا ہے کہ اگر آپ مجھے کمانے لگ گیا بندہ. میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف. ہمارا اسٹوڈیو سیشن از ریئلی انٹرسٹنگ, ویل گیٹ بیک ٹو دیٹ. عبداللہ یوسف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں, فارمر چیئرمین SBR, فارمر سیکرٹری نیچرل ریسورسز اینڈ پیٹرولیم. ان سے بھی بات کرتے چلتے ہیں اور بجٹ 2017-18 کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم مسٹر عبداللہ یوسف, ویلکم ٹو دا شو سر. ہیلو جی, السلام علیکم عبداللہ یوسف صاحب, شو میں خوش آمدید آپ کے. جی شکریہ, تھینک یو سر. ٹو بگن ود بجٹ 2017-18 کے بارے میں ہمارا ایک برین اسٹارم سیشن بڑا انٹرسٹنگ اس وقت اسٹوڈیوز میں جاری ہے. بتائیے گا سب سے پہلے جو ٹیکسیشن, اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گی. 4.33 ٹریلین پر اس دفعہ ٹیکس اعداد سیٹ کیا گیا ہے جس میں سے ₹4.01 ٹریلین SBR کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر پلیز تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, کیسے اچیو کر سکتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ ٹیکسز پر انحصار ہو, انڈائریکٹ سے نہ ہو, یہ چیز کیسے انشور کرائی جائے. ایکچولی بات یہ ہے کہ جہاں تک اب ہمیں ریونیوز کی ضرورت ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وی نیڈ ایون مور دین دس نمبر, کیپنگ ان مائنڈ آور اوور آل فسکل پوزیشن. فسکل ڈیفیسٹ ہمارا چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے ڈیٹ میں اضافہ بڑھتا جاتا ہے. تو اب یہ جو ہوتا ہے نا, مین ایفرٹ جو ریکوائرڈ ہے پرائمریلی وہ ہے کہ ہم نے اپنا ٹیکس پیئر بیس جو ہے اس کو سبسٹینشلی انہانس کرنا ہے. اب ٹیکس پیئر بیس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری موسٹلی انفارچونیٹلی کیش اکانومی ہے, نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. سو وی آر ناٹ ہیونگ دیٹ ڈاکیومنٹیشن, اور جس کی وجہ سے پھر وہ ایویژن وغیرہ جو ہے وہ چل رہی ہے. ٹیکس گیپ ہمارا جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ایک لاسٹ جو سروے تھا اس کے مطابق وہ 79% بن رہا ہے. یعنی جو آپ کی اکانومی کی پوزیشن چلتی ہے نا, اور جو آپ ٹیکس کلیکٹ کر پاتے ہو اور جو نہیں کلیکٹ کر پاتے, اب اگر نے 100 روپیہ کلیکٹ کیا ہے تو 79 آپ نے کلیکٹ نہیں کیا, تو اس کا تو یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے, دیٹ از اے کوشچن, ہاؤ ڈو وی ایکچولی ریچ دیر. اس کا جو میرے حساب سے جو ایک طریقہ کار ہے, جو کہ کوئی راکٹ سائنس والی بات نہیں ہے, دنیا میں یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں چل رہی ہیں, وہ ہے کہ آپ کا سول آئیڈینٹیفائر ہے CNIC نمبر, اس کو بیس بنانا ہے اور اس کی بیسس پہ آپ نے جتنی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی کی سورسز ہے نا, وہاں سے آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے. مثلا گھر خریدا آپ نے, گاڑی خریدی, ٹریول ابراڈ کیا, یوٹیلیٹی بلز پے کیے, اور اب جو ہو رہا ہے دنیا میں بینکنگ میں ٹرانزیکشن جو آپ کی ہوتی ہے نا, ڈیبٹ اور کریڈٹ, وہ الیکٹرانکلی آر میڈ اویلیبل ٹو دی ٹیکس اتھارٹیز ایز انفارمیشن. تو اب یہ جب آپ کے پاس ساری انفارمیشن آ جاتی ہے تو یو ول ڈیفینیٹلی بی ایبل ٹو کنفرنٹ دیٹ پرسن ہو از دا پوٹینشیل ٹیکس پیئر, جو آپ کے پاس ایسے نہیں آئے گا. تو ہم نے ایکچولی اپنا جو ایفرٹ ہے وہ ٹیکس پیئر بیس کو سبسٹینشلی انہانس کرنے پہ فوکس کرنا ہے, اور اس کی بیسس کے اوپر آپ میں سبسٹینشیل انکریز جو آنی ہے, جو آپ کو ریونیو کی چاہیے, وہ ڈیفینیٹلی آ سکتی ہے اور آئے گی. So sir, basically the CNIC number should be translatory to the NTN number. ایکچولی تو دیکھیں
जो आपके सारे होंगे ना टैक्स पेयर जितने, वो अदर देन द कॉर्पोरेट सेक्टर, उसका तो CMIC ही काफी है. देयर विल बी नो नीड फॉर एन NTN नंबर. राइट, ठीक है. हाँ जी. अच्छा सर, ये आपने जैसे बात की SBR का और तमाम चीजें अगर इसको डिजिटलाइज करके या यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके आ सकती है, तो वी सीन सम ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स फॉर द IT सेक्टर टू दिस टाइम अराउंड. तो हो सकता है कि ये अगर एक लाइजॉन या ये एक एलिमेंट अगर SBR में इनकॉर्पोरेट किया जाए तो चीजें बेहतर होंगी, आप समझते हैं सर? जी मिस्टर अब्दुल्ला यूसुफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जरा कम है आवाज. जी मैं ये अर्ज कर रही थी कि अगर हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करें, इस दफा IT सेक्टर के लिए भी काफी मराहत रखे गए हैं, काफी ल्यूक्रेटिव इंसेंटिव्स हैं. अगर IT सेक्टर को की जो सर्विसेज हैं उनसे मुस्तफीद हो और SBR को ये चीज उनके साथ इंटीग्रेट की जाए, तो आपको लगता है कोई बेहतरी आ पाएगी सर? डिजिटलाइज करें, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें. मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि ऑटोमेशन इज दी सोल्यूशन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये अब दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड हैं ये चीजें. और अब हमारे यहाँ जो हमारा प्रॉब्लम है बेसिकली, जैसे मैंने कहा ये नॉन डॉक्यूमेंटेशन वाला, तो हम उसके अलावा जो है ना, वी विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. तो इसके ऊपर हमें हर हालत में फोकस करना होगा और इससे हमें काफी फायदा मिल सकता है. इट कैन डेफिनेटली प्रोड्यूस दोज रिजल्ट्स जो अभी तक हमारे पास आ नहीं पा रहे उस तरह से. जो भी हमारी टैक्स पेयर बेस है वो अभी भी तकरीबन 1 मिलियन के करीब बन रही है. तो वी डू हैव दैट गैप एंड पोटेंशियल, आई वुड से, फॉर अस टू गो फॉरवर्ड. और ये जो ऑटोमेशन वाली बात है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल चीज है और इससे बहुत फायदा आ सकता है हमें. राइट. अब्दुल्ला यूसुफ साहब, लास्टली मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज यू ऑल्सो बीन द सेक्रेटरी पेट्रोलियम, ये बताइएगा 10,000 मेगावाट फिर दोबारा इस बात को रिआइटरेट किया गया है कि 2018 तक हमारी नेशनल ग्रिड में ऐड होंगे. हलीम आदिल शेख साहब PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ पैनल में, वो इस पे काफी नाराज नजर आए कि अभी भी ये तमाम चीजें नहीं नजर आती हैं. बताइएगा 2018 तक 10,000 मेगावाट, हाउ डू यू सी दिस पॉसिबल, और गिवन द सर्कुलर डेट और फर्नेस ऑयल पे हमारी जो डिपेंडेंस है फॉर आवर पावर जनरेशन? वो एक अलग इशू चल रहा है और काफी उसका भी चैलेंज चल रहा था. उसमें ऐसा है कि चूंकि अब ये जो है ना एग्रीमेंट, उस पर काफी बल्क ऑफ ठीक है. वी आर नॉट बीइंग एबल टू हेयर यू क्लियरली ऑन दैट आंसर सर, लेकिन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया. इंशाल्लाह अगर वक्त ने इजाजत दी तो आपको रिकरेक्ट करके ये आखिरी सवाल के भी कुछ टेक्निकल्स जान पाएंगे. वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर अब्दुल्ला यूसुफ कि उनसे भी बात हुई कुछ टेक्निकल मामला से. अतीक और रहमान साहब अपनी बात क्लियर करते जाइए. अभी आपने ट्रेड डेफिसिट का जिक्र किया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि शायद वो $26 बिलियन इस वक्त सब जा चुके हैं और ये 30 तक हम शायद चले, 30 तक चले जाएंगे साल के आखिर तक. तो फिर कौन सी अच्छाई जो हम तलाश कर रहे हैं, इसका मैं चाहूँगा आप रोशनी डाल दें, जरा बेहतर होगा तो हमको पता चल जाए. लेकिन जहाँ तक अच्छाई और बुराई का ताल्लुक है, इस पे तो नहीं बैठे बात करने, हम तो बैठे बात करने बजट पे. इसमें और ये कोई सियासी गुफ्तगू तो नहीं हो रही. जो फैक्ट है, फिगर है, वो यही है कि कौम को जो परेशानी है उनको ओवरकम करना है. और बजट तो एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है, एक इकोनॉमिक्स होती है, एक हर घर का बजट बनता है, हर मुल्क का बजट बनता है. तो बजट तो एक पेश किया गया है इसीलिए कि क्या किया जा सकता है. इसमें तरामीम भी आती हैं और बहुत सारे इसमें होते हैं. लेकिन फैक्ट की बात यह है कि जहाँ तक ट्रेड डेफिसिट का ताल्लुक है तो ट्रेड डेफिसिट जरूर अपनी जगह पे है, लेकिन क्या हम उसके प्रॉब्लम्स को अगर देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल सिनेरियो है. दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हम देखते हैं कि हमारे नेबरिंग की कंडीशन सही नहीं है. तीसरा हम देखते हैं कि हमारे करेंसी फैक्टर्स. चौथा हम ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एनर्जी की वजह से, ऑफ कोर्स विच इज अ फैक्ट, जो एनर्जी पे अगर हम बात करने जाएं तो जैसे वो भी कह रहे थे अभी कि काफी लंबी गुफ्तगू दे, तो ये सारी चीजें गुफ्तगू की जरूर जा सकती हैं, इनमें बातें कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि हमने अगर करंट अकाउंट डेफिसिट अपना बढ़ाया है ट्रेड डेफिसिट की वजह से, तो इकोनॉमिकली स्पीकिंग हमने कुछ परचेजेस भी बहुत ज्यादा किए हैं. रिसीट्स बेशक हमारी कम रही हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस एक्सपोर्ट. और हमने एक बहुत बड़ी गलती जो पिछले दिनों की हुई है कि हमारे जो
कैश रिजर्व थे या हमारे जो रेवेन्यूज थे, उससे बजाय इसके कि हम अपने एक्सपोर्ट को फाइनेंस करते, हम अपने डबल डिजिट इम्पोर्ट को फाइनेंस करते रहे। ये हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें कम करना होगा। इनको ओवरकम करने के लिए बजट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज नजर आ रही है वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसमें काफी इंसिस्ट किया गया है। और जिसमें देखिए अगर इनकी फिगर्स को लिया जाए तो ये बड़ी खूबसूरत फिगर्स हैं, बहुत अच्छी फिगर्स हैं। ये हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा रिमार्केबल फिगर्स हैं। 2113 बिलियन रुपए आपने टोटल फेडरल इसके पर ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोडक्शन पे दिया है, जिसमें से अगर आप डिवीजन करने जाएं तो 1001 फेडरल का है, 1012 प्रोविंशियल के लिए। अब ये प्रोविंशियल्स का काम है कि इसको कैसे यूटिलाइज करें। ठीक इसी तरह जो शिकायत सामने आई हुई थी कि प्रोविंसेस ने अपने हेल्थ के बजट को यूटिलाइज नहीं किया, अगेन फिर इसकी शिकायत फेडरल से नहीं करनी चाहिए। प्रोविंसेस ने अपने एजुकेशन के बजट को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया, अगेन इसकी शिकायत फेडरल से नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एलोकेशन ऑलरेडी पहले भी रखी थी, अभी भी बड़ी मैसिव किस्म की एलोकेशन। अच्छा वकील साहब, मैं प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, रिलीज कर दिया जाता है वफाक की तरफ से वो बजट वो हमेशा ये कर दिया जाता है? देखिए इसमें ये होता है कि हेल्थ और एजुकेशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी है और ये अमाउंट उनको दे दिया जाता है। अब उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं तो लेकिन रिलीज हो जाता है। हाँ रिलीज हो जाता है ना, चलिए रिलीज तो हो गया ना, 1 डे के अंदर रिलीज हो जाता है, उनको मिल जाता है। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, गोस्ट स्कूल आ रहे हैं, गोस्ट टीचर्स आ रहे हैं, ओवर स्टाफिंग हो रही है, वो समाओ ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बतलाऊं, जब भी बतला रहे थे, पाकिस्तान की तारीख में 1 ट्रिलियन एंड 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन इज 1000 बिलियन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा गया है जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। देखिए इस वक्त हम इंडस्ट्री तो नहीं लग रही ना जिसके अंदर जॉब क्रिएट करेंगे, जब ये पैसा लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर। देखिए मुन्ना, हमारे पास बाहर के इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर्स। हमारी सड़कों की हालत देखें, कराची में निकल जाएं क्या सड़कों की हालत है, साइड एरिया पे आप जाए क्या हालत है। तो अब ये अगर इतना अमाउंट लग रहा है तो इससे पैसा तो खर्च होगा। और बारोइंग भी हमने, देखिए बारोइंग जो है वो इतनी बुरी चीज नहीं है। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं भी बारोइंग करता हूँ, एज लॉन्ग एज वो बारोइंग जो है वो आप पे बैक कर सकते हैं। पे बैक कर सकें, राइट। अच्छा हलीम आदिल शेख साहब, आपका प्लीज इसमें मुझे एक जो नोट है वो एक आ जाए, ताकि फिर मैं सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी हमारे साथ फोन लाइन पर है, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ पैनल में, उनसे मैं डायरेक्टली। मैं समझता हूँ कि इश्तियाक साहब जो फरमा रहे हैं, चलिए अगर हम क्लेम करते हैं कि जी रिलीज उस तरीके से नहीं आती तो आप कह सकते हैं कि जी ये तो PTI है, इनका तो बड़ी जंग चल रही है ना, कह सकते हैं। लेकिन हमारी सिंध गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की, इसके चीफ मिनिस्टर साहब भी, पूरी गवर्नमेंट जो है वो शोर मचा रही होती है कि हमारी रिलीजेस प्रॉपर नहीं होती। आप समझते हैं कि रिलीजेस का मसला है? इशू है, रिलीजेस का बहुत बड़ा इशू है और ये मैं समझता हूँ। और दूसरी बात मैं अगेन एक बात करूंगा, देखिए मोना, मुझे ये करनी पड़ेगी कि फिगर्स की बात करते हैं, हमारे अतीक भाई ने भी की, बहुत सारी बात है, फिगर्स पे ना चाहिए। मैं कहता हूँ क्या इसका आम आदमी पे असर क्या है, वहाँ क्या आम आदमी को क्या मिलेगा, क्या मिला, क्या मिलना चाहिए। देखिए हम देखिए लोगों को नहीं वास्ता होता, मैं समझता मुझे नहीं पता, मैंने आपसे बात मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ लेकिन आम आदमी हूँ, मेरा रास्ता अवाम में रहता हूँ मैं, मुझे पता है कि एक गरीब के घर का इशू क्या है। और ये कहना कि जी बिजली ठीक होती जा रही है, इंडस्ट्रीज को शायद मिल रही है, मुझे नहीं पता, इंडस्ट्रीज मौजूद है, लेकिन आम आदमी जितना ख्वार हुआ हुआ है इस दौर के अंदर, आज आप रमजान रोजों में न शहरी में बिजली है न अफ्तार में बिजली है, तो बात है चीजें ठीक नहीं है, इनको पेपर्स में जाना चाहिए खुदा के लिए। आम आदमी को बहुत न्याय साहब बिल्कुल गवर्नमेंट के हैं, हम अक्सर मिलते रहते हैं शोज के अंदर। मैं उनसे वही आपका सवाल डायरेक्टली उनको डायरेक्ट करती हूँ। सेनेटर गौस मोहम्मद खान ने आती है हमारे साथ PMLN। ये आवाम के आदमी आवाम में होते हैं, बताएं जरा। बिल्कुल, मैं हल्के वालों को क्या मिला? जी सेनेटर साहब, आपको आवाज आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया खुशामदीद प्रोग्राम में। हलीम आदिल शेख साहब की आप आवाज सुन रहे थे इससे कबल, इश्तियाक बेग साहब भी मेरे साथ पैनल में है, इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब पैनल में है। आपकी जो रहनुमाई है उससे हमने कंप्लीट की है पूरी बात। यही जो जवाब है आपसे मांगना चाहूंगी, आम आवाम से तमाम फिगर्स अगर अच्छे भी हैं, डाटा अच्छा है, ग्रोथ 5.3% है जो हाईएस्ट है 10 साल के रिकॉर्ड में, आम आवाम तक क्या फायदा है? आम आवाम को देखिए, मैं एक बजट के बाद बात करूँगा। एग्रीकल्चर देख रहे हैं, आम आवाम किसान हमारे भाई हैं, तो इससे ज़राअत हमारे ग्रोथ कितनी हुई है, 3 पॉइंट कुछ हुई है, तो ज़ाहिर हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उससे देती आई है ना। इस दफ़ा हमारी जो गन्नम की फसल है या कॉटन, गन्नम खासतौर पे
तो रिकॉर्ड उसकी प्रोडक्शन हुई है। और कपास और दूसरी में भी इजाफा हुआ है। उसमें यही हुआ कि मुख्तलिफ खातों से गवर्नमेंट सब्सिडी दी, और गवर्नमेंट ने जितनी सब्सिडी का ऐलान किया था पिछले बजट में वो तो जनवरी में उससे खत्म हो गया था। तो फिर उसके बाद जब डिमांड आई तो वजीर साहब ने कहा कि बच्चे उसकी जो पैसे तेरे मुफ्त की थी 21 रुपये खत्म हो गए तो और इनको दे दे। तो पूरा साल हमें चढ़ाई, इससे किसानों में हौसला बढ़ा है। और गरीब जो गरीब इंडस्ट्री गरीब मशीनरी है जो उसके लिए हमने सब्सिडी दी है, और अगले बजट में हमने उस बिल्कुल जीरो कर दिया है कि ताकि किसान जो है हमारा ग्रो करे और एक्सपोर्ट अपने अनाज को एक्सपोर्ट करने वाले बन जाए। तो इससे जो है, और फिर हम लोगों के इशारात से बात कर रहे हैं, और पानी का मसला जो है और दूसरा सूबों के मसले के बावजूद हम जो है वो गवर्नमेंट बड़ी टच है अभी कराची के लिए, उसके जो पानी का मनसूबा है। इस साल बजट में हुकूमत ने सिंध हुकूमत को 7 अरब जो है बजट में रखे हैं कि इस पीने को 20 अरब के मनसूबा बड़ा बनाया गया कराची के लिए, 7 अरब है गवर्नमेंट देगी। और जो मेट्रो कराची की है उसके लिए 20 अरब रुपया है। जितने सूबों में मेट्रो बनी है, पंजाब में जो बनी उसमें 1 पैसा भी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, लेकिन कराची के मेट्रो के लिए गवर्नमेंट ने इस फंड में 20 अरब रुपए उसको भी 24 अरब रुपए रखे हैं। तो अवाम को चाहे सिंध हो चाहे पंजाब हो चाहे सिटी हो, ये सारे फेडरल गवर्नमेंट सबकी नुमाइंदा है और सबको ख्याल रखती है। तो इसमें इंशाल्लाह अवाम आदमी की बिक्री बहुत हुई है। तालीम के मैदान में देखें, स्कूलों में मैं पंजाब की बात करूँगा, अस्पतालों के मामले में बहुत अच्छा हुआ है। सेहत कार्ड जो इशू हुए हैं उससे काफी जिले तक फैल गया है, और मौजूद अफराद के भी तो पूरे हर जगह जो है वो सेहत कार्ड बने हैं। तो इस तरह आम आदमी के इंशाल्लाह अभी हमारी आपको पता है कि टेररिज्म का शिकार है हमारी हुकूमत जो है, दहशतगर्दी का शिकार है हमारा मुल्क, और उसके ही हमारे देश फंड जो हमारे खरबों रुपए। अभी आपने देखा बजट में 3 खरब से कुछ ज्यादा जो है वो 3.8 खरब रुपए ये हमारे डिफेंस में जाएंगे। और ऐसी जंग हम लड़ रहे हैं जिसका आम आवाम को शायद तरह शोर नहीं है, लेकिन हमारी यह खिलाफ बहुत मुसलसल लड़ रही है। तो हमारे जो फंड हमें जो है इससे डिफेंस के खर्च करना पड़ा है, अगर ये दहशतगर्दी ना होती तो ये फिर आवाम की सलाह के साथ हो जाए। वो ये तो देखते हैं कि जी हुकूमत ने क्या किया, लेकिन वो ये नहीं देखती कि दहशतगर्दी के मामले में तो हमारा मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है और इसको मुख्तलिफ नाकामी आफात से भी सामना कर सकता है। और एनर्जी क्राइसिस मुल्क में तो हुकूमत को हर तरफ जो है जो देनी पड़ रही, तो हुकूमत अवाम तक खबरात पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो कुछ भी हो रहा है इंशाल्लाह ट्रांसपेरेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे हुकूमत में आज तक कितने मेगा प्रोजेक्ट हुए हैं, करोड़ों अरबों खरबों के मोटरवेज बन रही हैं, मेट्रो बन रही है, लेकिन आज तक किसी तरफ की कोई उंगली नहीं उठा सका। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं अपनी भी कहता हूँ कि इदारा आवाम पे जो है वो रहम करें, और ये साहब अगर अच्छा काम करें तो आप लोग उसकी इनकी सपोर्ट करें, बजाय इसके तनकीद करें और काम खाओ जहन के। तो मैं इंशाल्लाह बड़ा मुतमईन हूँ और आम आवाम खुश हैं। इलेक्शन के रिजल्ट आप देखते रहते हैं कि आम बहुत खुश हैं इंशाल्लाह। और मेरे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है सेनेटर साहब, ये हलीम आदिल शेख साहब आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, आप इंटरेक्ट कर लें। बात है, बहुत जबरदस्त बात की जा रही है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पहले कहा था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। जब ये आए थे तो उस वक्त 61 बिलियन डॉलर के कर्जे थे, आज 76 बिलियन डॉलर के कर्जे पहुंच चुके हैं। बिजली जो है पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली हमारे पास है, मतलब बिजली मिलना दरकनार, लेकिन पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली हमारे पास है। इन्वेस्टमेंट जो है 30 साल में सबसे निचली सतह के ऊपर सब मौजूद है। पूरे 30 साल के अंदर तो हमने क्या खोया, बढ़ी हुई क्या है सरमायाकारी पिछले 30 साल में कम तरीन सतह पर है इन्वेस्टमेंट। ये हमारे असद उमर साहब की फाइनेंस मौजूद है, हमें अल्फाज के गौरव सर मैं जवाब भी मांग लूँ जाहिर है ताकि कोई प्रोडक्टिव बात हो जाए। सेनेटर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं अपने यहाँ पैनल की तरफ आती हूँ। हाँ जी, ये कह रहे हैं जी IMF के बाद पेट्रोल तो ना जो आपने IMF से कर्जे लिए थे और वो फिर उस प्लान का सितंबर तक हमने कर्जे वापस कर दिए हैं। और हमारे जो माशी अहदाफ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बेस पे हमें मूडी और बहुत सी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान को इमरजेंट जो इकॉनमी का दर्जा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। आप दुनिया में दोबारा पहुंच गए उस पर क्या कहेंगे आप? जो और दूसरी जो अभी इन्होंने बिजली के महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं, अभी जो सबसे सस्ता जो सिस्टम है वो हाइड्रो पावर है,
और हाइड्रो पावर को प्रोजेक्ट को मुकम्मल में 7 से 10 साल लगते हैं। तो क्या हम 7 से 10 साल बैठे रहते और कोई प्रोजेक्ट शुरू न करते हैं? 10 साल आराम गर्मी में मरते रहते। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोयला और एनर्जी शुरू किए हैं और उसकी जो रेट है 6 और 7 रुपए पर यूनिट खर्च होगा। तो ये सस्ते हैं निस्बतन। पहले इससे पहले तो 14 रुपए तक बिजली पैदा हो रही थी, तो हम उसको कोयले पे ला रहे हैं। कोयले बाद इंशाल्लाह हाइड्रो पे आ जाएगा तो ये पद्धति सस्ता होगा। सोलर में हम ला रहे हैं, इंशाल्लाह सोलर से भी सस्ता होगा। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। आप एक इतराज करते कि महंगी बिजली, तो महंगी बिजली की वजूहत है ना, पिछली हुकूमत ने क्यों नहीं इस काम किया? सिर्फ दौर में क्यों नहीं 1 मेगावाट तक जो बिजली की पैदा चलाने क्यों नहीं की गई? राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी। हमारे पास वक्त क्योंकि खत्म हो गया है, लेकिन वेरी ग्रेटफुल आपने हमें ज्वाइन किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। ये फाइनल मोमेंट्स आपकी वजह से हमने रैप अप किए। बिल्कुल लास्ट लाइनर्स हम अपने रिमेनिंग भी जो 2 पैनलिस्ट हैं उनसे हासिल करते हैं, प्रोग्राम वाइंड अप करूंगी। इश्तियाक साहब, 5.3% इज गुड GDP जो कभी आज से पहले हमने अचीव नहीं की। IMF ये कहता है कि अगर हमें गुर्बत में कमी लानी है तो हमें 6% GDP जाना होगा। 7%। जी हाँ, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब हमारा ये एनर्जी क्राइसिस खत्म सही हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी आ जाती है और ये हमारी पाक चाइना कॉरिडोर शुरू हो जाती है तो हम 7 तक अचीव कर लेंगे। दूसरी, हम ये नहीं भूलें कि इस वक्त मैं और आप नहीं कह रहे, इस वक्त अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है और पाकिस्तान में मिडिल क्लास सबसे ज्यादा इस वक्त ऊपर आ रही है। आप गाड़ी लेने जाएं, इसलिए बढ़ रही है कि मिडिल क्लास ऊपर आ रही है। मिडिल क्लास जो होती है एक बैकबोन होती है किसी कंट्री की। ये चीजें भी हमको अप्रिशिएट करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है। देखिए, एक तो क्राइसिस वो थे जो जहेज के अंदर मेरे भाई ने कहा था कि छोड़ के आए थे, ना मुशर्रफ ने उस पर तवज्जो दी थी, ना पीपल्स पार्टी ने दी थी। दूसरी बात ये हो रही है कि हर साल 8% हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है एनर्जी की। तो अगर हम उसमें कुछ ऐड करते हैं उससे ज्यादा क्या हो जाता है कि उसके अंदर डिमांड और क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये एक हमने लास्ट टाइम में कलेक्ट किया। प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर दीजिएगा। अतीक साहब, मैं अपना क्लोजिंग टाइम लास्ट लाइन प्लीज आप कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही तो तीनों किस्म की इन्वेस्टमेंट अब आ रही है हमारे पास। लोकल इन्वेस्टमेंट भी है, पोर्टफोलियो भी, स्टॉक एक्सचेंज इसकी मिसाल है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो काफी हद तक अब अट्रैक्ट होनी शुरू हो गई है और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर फंड्स के तहत हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आसान हो जाएगी। सूबे के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए करें, जैसे अभी शहबाज शरीफ ने किया है। इमरान साहब से कहें कि अपने सूबे में भी बाहर के इन्वेस्टमेंट आप चलिए हमारे साथ। हमारे सूबे में जिस अंदाज से जो स्कूलिंग है, जो हेल्थ है, बाहर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अरे हमने कर्जा नहीं मांगा, अरे हमने कष्टों नहीं उठाना, मांगना नहीं किसी से, हमें भीख नहीं मांगनी किसी से। क्यों भिखारी सेशन इस तरह का है कि दिस इज सो इंटरैक्टिव कि हमें शायद दोबारा इस तरह का एक दोबारा सेशन प्लान करना चाहिए। बट वेरी ग्रेटफुल फॉर सच ए प्रोडक्टिव टाइम टू ऑल आवर पैनलिस्ट। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमा थे, हलीम आदिल शेख साहब ने हमारा साथ दिया था, अतीक रहमान साहब, फोन लाइन पर अब्दुल्ला यूसुफ साहब और सेनेटर गौस मोहम्मद खान नियाज़ी साहब से हमने बात की। वंस अगेन प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ना भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।